द टारगेट एंड जोधपुर चैनल में आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर बीएससी नर्सिंग, वेरी इम्पोर्टेंट। ये नॉट सेट एंड ऑल अदर एग्ज़ाम में कम से कम 50%, यहाँ तक कि 60-70% अकेला सब्जेक्ट आने वाला सब्जेक्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग की हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिसका नाम था, जिनकी वजह से ये नर्सिंग स्टार्ट हुई है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या नाम है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनका जन्म हुआ है 12 मई 1820 फ्लोरेंस में। फ्लोरेंस की इटली में हुआ है। कहाँ हुआ है? 12 मई, जहाँ हम 12 मई नर्सिंग डे भी बनाते हैं, इंटरनेशनल नर्सिंग डे भी बनाते हैं। तो 12 मई 1820 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था और 13 अगस्त 1910 में लंदन के इंग्लैंड में इनकी डेथ हो गई थी। कब हुई थी? 12-13 याद आ जाएगा, मई अगस्त याद रख लेना, 1820 1810। फ्लोरेंस इटली, लंदन इंग्लैंड, ऐसे जोड़ के याद रख लेना। 1820 में इनकी जन्म हुआ था। 1835 में इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो लेडी थी, इनको शादी के लिए बोला गया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। ये बोली मैं लोगों की सेवा ही करूँगी, इन्होंने शादी करने से मना कर दिया। 1835 में इन्होंने मना कर दिया। फिर 1854 में क्रेमियन वॉर हुआ था। क्रेमियन वॉर युद्ध हुआ था। रूसिया, ब्राज़ील, फ्रांस, स्टेंडेस, ट्रेंगू, इन सब का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। क्राइमियन युद्ध हुआ था बड़ा सा, जिसमें ये लेडी विथ लिम्प पे इनको बोला जाते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इन्होंने क्या किया उसमें? वो अपने घर से बिना बताए चली गई लोगों की सेवा करने के लिए। ये बहुत बड़े घर की लेडी थी, तो इनके घर वालों ने मना कर दिया सेवा करने से, लोगों की सेवा करने से। लेकिन इनके मन में था कि ये लोगों की सेवा करे, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल रात को अपने घर से चली गई और जो युद्ध में घायल होने वाले लोग थे उनको खाना सप्लाई करना, वाटर सप्लाई करना, किसी के लग गई है तो वहाँ पे चोट है तो वहाँ पे पट्टी करना, यानी कि वो हेल्प करने के लिए चली गई थी जो युद्ध में घायल हो रहे थे लोग उनकी। ठीक है, इनको लेडी विथ लिम्प भी कहा जाता है। ये वहाँ पे कोलेरा फैल गया था, तो ये कोलेरा में भी मतलब कि हेल्प कर रही थी। कोलेरा एक बहुत लार्ज अमाउंट में फैलने वाली डिजीज़ है, जो कि डायरिया की वजह से होती है। 1854 से 1860 में के बीच में ये युद्ध चला था, जब भी लेडी विथ लिम्प यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने हेल्प की थी ये सब कुछ युद्ध में। और इन्होंने ना 1854 के अंदर में क्रीमियन वॉर में भाग लिया था और कुछ इन्होंने दिया था। सबसे पहले दिया था इन्वायरमेंटल थ्योरी, ये दी थी 1860 में। इन्होंने एक थ्योरी दी थी क्रोमियन वॉर के टाइम में। इन्वायरमेंट थ्योरी क्या दी थी? इन्वायरमेंट थ्योरी दी थी इन्होंने। इनका नाम है मतलब इन्वायरमेंट थ्योरी दी थी इन्होंने 1854 में, मतलब कि क्रीमियन वॉर के टाइम में, जो कि इन्वायरमेंट थ्योरी का टाइम क्या था? 1860। इन्होंने उस इन्वायरमेंट थ्योरी में क्या बोला था कि फ्रेश लाइट होनी चाहिए, अगर लाइट अच्छी रहेगी तो हम अच्छे से अपना काम करवाएंगे। फ्रेश एयर होनी चाहिए, फूड होना चाहिए, क्लीनिनेस होनी चाहिए जिससे ये कोलेरा बीमारी ना फैले। प्रॉपर एक्सक्रीटरी होना चाहिए, मतलब जो फिकल पार्ट हम एक्सक्रीट करते हैं वो प्रॉपर जगह पे होना चाहिए। प्योर वाटर होना चाहिए। ये जो लेडी विथ लिम्प थी, इन्होंने बोला था, ये अपनी इन्वायरमेंट थ्योरी में दी थी। क्या क्या दिया था? लाइट, एयर, क्लीननेस, प्रॉपर एक्सक्रीटेड प्योर वाटर, ये सब कुछ इन्होंने दिया था 1960 में। और इन्होंने क्या दिया था? 1960 में एक इन्वायरमेंट थ्योरी दी और इन्होंने 3 इवेंट्स दिए थे। एक अपने नोट्स दिए थे, द नोट्स ऑफ नर्सिंग, जो नर्सिंग के आज हम नोट्स पढ़ते हैं, मतलब वो इन्होंने दिए थे। अब चेंजेस होने लगे, इन्होंने फर्स्ट टाइम में नोट्स दिए थे, द नोट्स ऑफ नर्सिंग इन्होंने दिए थे। इन्वायरमेंट थ्योरी दे दी थी और फर्स्ट नर्सिंग स्कूल वर्ल्ड में खोल दी गई थी। और इन्होंने क्या किया? जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, इन्होंने फर्स्ट नर्सिंग स्कूल खोली थी पूरे वर्ल्ड में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल
ट्रेनिंग स्कूल नाम रखा गया उसका। स्टैंड थॉमस हॉस्पिटल लंदन में खोला गया था। स्टैंड थॉमस हॉस्पिटल लंदन में खोला गया था। फिर 1860 से लेके 1871 यानी कि 11 साल बाद 1860 से 1871 1860 से 1871 में इन्होंने क्या किया, फर्स्ट स्कूल इन मद्रास यानी कि इंडिया में 11 साल बाद में 1860 में इन्होंने खोल दिया था। लंदन में स्कूल अपनी जगह खुलवा दिया था इन्होंने, लेकिन इंडिया में फर्स्ट कब खुला था, फर्स्ट नर्सिंग स्कूल कब खुला था, तो वो खुला था 1860 के बाद 11 साल बाद 1871 में खुला था फर्स्ट स्कूल, जो कि मद्रास में खुला था। कहाँ खुला था, मद्रास में, जो कि इंडिया में है। ठीक है। फिर 1899 में क्या किया, आईएनसी आया। कौन आया, आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। क्या आया था 1899 इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग आया था, जो कि इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्सिंग है, जो कि 1899 में आया था। जो क्या है, थीम्स ऑफ प्रोवाइड करता है। इंटरनेशनल नहीं है ये, आईएनसी है, मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग है, जो क्या करता है, थीम्स प्रोवाइड करता है हर एक ईयर। ये कब आया था, 1899 में आया था आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जो क्या करता है, थीम्स प्रोवाइड करता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग कब आया था, 1899 में। आईएनसी क्या है, आईएनसी 12 मई को मनाया जाता है, जिसको हम इंटरनेशनल नर्स डे के नाम से, थीम के नाम से जाना जाता है, जो आईएनसी के द्वारा दिया गया था। आईएनसी क्या है, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग है, जिसके अंदर इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिलिंग है। ठीक है। फिर 1965 में फर्स्ट बार दिया गया था। फिर 19 साल बाद सेकेंड बार दी गई थी थीम। 1965 में एक बार दी गई थी, 9 साल बाद में 1974 में सेकेंड थीम आई थी। 1800 एक बार वापस से ये सब कुछ हम रिवीजन करते हैं। 1820 में क्या हुआ था, 1820 में से शुरू होने के बाद 200 साल बाद में, जब अभी कोरोना आया 1820 के बाद में 200 साल बाद में, अभी 2020 में जब कोरोना आया था, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिडवाइफरी के नाम से जाना गया था, जो कि वर्ल्ड ने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डिक्लेयर किया था कोरोना के टाइम, यानी कि 2020 में क्या है, डिक्लेयर किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिडवाइफरी। क्या नाम दिया उन्होंने, थीम दी, क्या नाम दिया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिडवाइफरी। अब नर्सिंग हिस्ट्री में फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो गया, जिनका जन्म कब हुआ पता चल गया, 12 मई 1820 में फ्लोरेंस के इटली में हुआ था। 13 अगस्त 1910 में लंदन इंग्लैंड में उसकी डेथ हो गई थी। और क्रीमियर वॉर 1854 में हुआ था। इंटरनेशनल नर्सिंग डे कब मनाते हैं, तो 12 मई को। और इंटरनेशनल डे नर्स कब था, 1965 में था। इस सेकंड इंटरनेशनल नर्स डे कब था, तो 9 साल बाद में बनाया गया था। 9 साल के गैप के बाद में सेकंड इंटरनेशनल डे आया था। फर्स्ट इंटरनेशनल डे तो 1965 में था, 9 साल बाद में सेकंड इंटरनेशनल डे बनाया गया था 1974 में। फिर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कुछ, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जो फादर्स है वो है फादर ऑफ नर्सिंग बोला जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी बोला जाता है। पोइनर ऑफ नर्सिंग बोला जाता है। मॉडरेट फादर ऑफ नर्सिंग बोला जाता है। लेडी विथ लिम्ब बोला जाता है। अब थीम्स क्या है नर्सिंग की, थीम्स नर्सिंग की, तो आईएनसी की इंटरनेशनल काउंसलिंग फॉर नर्स, इंटरनेशनल काउंसलिंग फॉर नर्स 2021 की थीम थी ए विज़न फॉर फर्दर हेल्थ केयर, ए विज़न फॉर फर्दर हेल्थ केयर। 2022 की थी इन्वेट इन द नर्स रिपोर्ट राइट टू स्कीम गोल्बन हेल्थ। 2023 की थी अवर नर्स अवर फ्यूचर, जो अपनी नर्स है वो अपना फ्यूचर है। 2023 की थीम थी। 2024 की थीम है अवर नर्स अवर फ्यूचर ऑफ इकोनॉमिकल पावर ऑफ केयर। इन सब के आगे हमें क्या लगाना है, ए वॉइस टू लीड। ठीक है। और वर्ल्ड हेल्थ डे थीम 2024 की क्या है अभी की, माई हेल्थ माई राइट। अभी क्या है 2024 की थीम हमें याद रखनी है, माई हेल्थ माई राइट। 2024 की थीम क्या है, माई हेल्थ माई राइट।
ठीक है। 1960 में क्या हुआ था, नर्सिंग स्कूल बनी थी, इन्वायरमेंट थ्योरी दी गई थी। मूल सिद्धांत क्या है, जिसको हम मेटापोरिडियम ऑफ नर्सिंग कहते हैं, जो कि क्या है, मेटापेरिडियम ऑफ नर्सिंग में क्या क्या है, पर्सनल है, हेल्थ है, इन्वायरमेंट है, नर्सिंग है। इसमें पेशेंट नहीं है, याद रखना क्या क्या है, पर्सनल, हेल्थ, इन्वायरमेंट और नर्सिंग। एक बार 1899 में क्या हुआ, INCI 1899 में क्या हुआ, INCI 1908 में क्या हुआ, TNAI यानी कि ट्रेनिंग नर्सिंग एसोसिएटेड ऑफ नर्सिंग आया। 1926 में क्या आया, फर्स्ट नर्सिंग काउंसलिंग आया। और 1929 में SAN आया। और 1946 में UNICEF आया था, जिसका हेड क्वार्टर का है न्यूयॉर्क में। और इसके डायरेक्टर कौन है, कैडिनियन रूस, कौन है, कैडिनियस रूसेस। ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें याद करनी पड़ेगी। 1946 में क्या आया था, 1946 में आया था फर्स्ट BSc नर्सिंग स्कूल, जो कि कहाँ आया था, वही मद्रास में ही आया था सबसे पहले। फिर 1947 में फ्रीडम ऑफ इंडिया आया था, यानी कि इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में। ठीक है, फ्रीडम ऑफ इंडिया। फिर 1947 में क्या हुआ, 31 अगस्त 1947 में INC यानी कि जीना स्विट्ज़रलैंड 1948 में फिर क्या हुआ, WHO जीनो स्विट्ज़रलैंड। फिर है 1800, तो कुछ भी नहीं है इसमें, सब 1900 ही है। 1959 में क्या हुआ, MSc नर्सिंग आई थी। 1959 या 1952 में आई थी, ये कंफर्म करके बताते हैं आपको। MSc नर्सिंग 1982 में क्या हुआ, पोस्ट BSc नर्सिंग आई थी। और 1980 में क्या आया था, MPhil नर्सिंग। और 1992 में क्या आया, PhD नर्सिंग, यानी कि ये जो PhD कर सकते हैं नर्सिंग में, ये अभी आया है 1992 में, सॉरी 1992 में क्या आया था, PhD कर सकते हैं। PhD 1992 में आया, याद रखना। 1980 में क्या आया था, MPhil नर्सिंग। और 1982 यानी कि 82 पोस्ट BSc नर्सिंग आया था। ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ये नर्सिंग हिस्ट्री का हो गया। ये था नर्सिंग हिस्ट्री क्या क्या होगी वो। अब है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इन्फ्यूज़न करना। इन्फ्यूज़न का मतलब क्या होता है, इन्फ्यूज़न इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड और मेडिसिन्स। सबसे पहले इन्फ्यूज़न का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड से इंट्रोडक्शन करना। और मेडिसिन इनटू द वेन प्रोसीजर कॉल्ड इन्फ्यूज़न वेयर। ट्रांसफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ्यूज़न का द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट इन द वेन। ट्रांसफ्यूज़न का मतलब होता है कि उस ब्लड को लगाना वेन के अंदर। और इन्फ्यूज़न का मतलब होता है पहले उसका देखना। ठीक है। कार्ड इन्फ्यूज़न एक्सचेंज करना। इन्फ्यूज़न का मतलब क्या हो गया, एक्सचेंज करना। ब्लड और ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट एडमिनिस्टर में हम क्या करते हैं, होल बॉडी, पैक्ड RBC, पैक्ड WBC, फ्रेश FFP और पेरिसिपेट एल्ब्यूमिन, ये सब कुछ करते हैं। अब बॉडी में ब्लड कितना होता है, तो टोटल बॉडी वेट का 8% होता है ब्लड। टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है, ब्लड 8%। और फ्लूइड कितना होता है, टोटल बॉडी वेट का 60% होता है। तो हम परसेंटेज करके निकालेंगे, तो 70 में से निकाल रहे हैं हम दोनों ही, तो 70 इंटू 8 अपॉन परसेंटेज में निकालेंगे तो बटा 100 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 56/10। तो पॉइंट लगा देंगे तो 5.6 लीटर कितना होता है अपनी बॉडी में ब्लड होता है, मतलब 5 लीटर ब्लड होता है। और फ्लूइड कितना होता है,
तो 42 लीटर फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में। ये कैसे निकाला? 70 हमने वेट मान लिया, 60 दिया हुआ है, नीचे 100 किया, तो 42% हमने क्या है, फ्लूइड है। फिर ब्लड में 100% ब्लड मान लें हम, तो इसमें क्या क्या होगा? तो ब्लड में होगा फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड ब्लड सेल्स होगी, जो कि 45% है। क्या है? फॉर्म्स एलिमेंट्स एंड ब्लड सेल। प्लाज्मा कितने मान लें हम? 55%। फॉर्म्ड जो एलिमेंट्स ब्लड सेल्स है, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होगी। आरबीसी कितनी होती है? 4.5 से 5.5 मिलियन में आरबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी 4 से 11,000 होती है, और प्लेटलेट 1.5 से 4 लाख होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, इसका कम या ज़्यादा होना डिजीज़ हो जाता है। ठीक है, अब प्लाज्मा में क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन होती है, जो कि 7% है, जिसमें क्या क्या होता है? एल्ब्यूमिन, देखो क्या क्या होता है, एल्ब्यूमिन होती है, ग्लोब्यूमिन होती है, फिब्रियोजन होती है, और प्रोथाइमोमिन होती है। क्या? प्लाज्मा प्रोटीन। और वाटर कितना होता है? 91%। ठीक है, और अदर सोल्यूलेंट कितने होते हैं? 2%, जिसमें क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब कुछ आ जाता है। अब प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में देखते हैं। पहले हम प्लाज्मा प्रोटीन में क्या हो जाता है? सबसे पहले है एल्ब्यूमिन, जो क्या है? रिलेटेड टू विथ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। जो एल्ब्यूमिन है प्लाज्मा प्रोटीन में, जो एल्ब्यूमिन है, जो मेनली क्या काम आता है? ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए यूज़ होता है। सेकेंड है ग्लोबुमिन, जो कि क्या करता है? इम्यूनोग्लोबिन प्लेसेंटा बैरियर से बचाता एल्ब्यूमिन क्या होता है? मेजर होता है, जो क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। सेकंड है ग्लोबुमिन, ये क्या करता है? ये इम्यूनोग्लोबिन बनाता है, जैसे कि IgG, IgM, IgD और IgA और IgE। जे का मतलब हो गया, IG का मतलब हो गया प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर सकता है, और IgGM का मतलब होता है ये सबसे बड़ी होती है, माइक्रो। और ए का मतलब होता है इसमें सिक्रेशंस होता है, और ई मतलब ये एलर्जी के लिए होती है। फाइब्रियोजन और प्रोथाइमिन क्या होता है? ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। तो ये थी प्लाज्मा प्रोटीन। अब है प्लाज्मा लिंक ऑफ ब्लड सेल। प्लाज्मा क्या है? लिंक है। प्लाज्मा लिंक ऑफ ब्लड सेल, तो इसमें रिच अमाउंट में क्या होते हैं? क्लोटिंग फैक्टर। प्लाज्मा लेक ऑफ ब्लड सेल। प्लाज्मा में क्या होती है? लेक ऑफ ब्लड सेल होती है, यानी कि प्लाज्मा में ब्लड सेल नहीं होती है। प्लाज्मा लेक ऑफ ब्लड सेल, यानी कि प्लाज्मा में ब्लड सेल नहीं होती है। रिच अमाउंट में क्या होता है? प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और सीरम कैसे निकालते हैं हम? तो प्लाज्मा में से माइनस क्लोटिंग फैक्टर करके हम क्या निकालते हैं? सीरम निकालते हैं। mg/dl में 3 वैल्यू आती है, हमें याद रखना है। mg/dl में 3 वैल्यू आती है, एक तो हीमोग्लोबिन की, एल्ब्यूमिन की और ग्लोबिन की। एल्ब्यूमिन की कितनी होती है? 4 से 6 mg/dl। जो एल्ब्यूमिन है उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 से 6 mg/dl हो जाएगी, और जो ग्लोबिन है उसकी 2 से 4 या 9 mg/dl वैल्यू हो जाएगी। फिर है Ag का मतलब क्या हो गया? एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन। एल्ब्यूमिन कितना हो गया? 2:1, यानी कि एल्ब्यूमिन ज़्यादा है और ग्लोबिन कम है। एल्ब्यूमिन 4 से 6 होता है तो रेशियो निकालेंगे, 2 से 4 होता है तो इन दोनों को काट के रेशियो निकालेंगे तो 2:1 हो जाएगा। रिवर्स एल्ब्यूमिन ग्लोबिन, अगर रिवर्स हो जाए, यानी कि एल्ब्यूमिन ज़्यादा है अभी पहले वाले में, अगर एल्ब्यूमिन कम हो जाए और ग्लोबिन ज़्यादा हो जाए, तो वो क्या करता है? वो टीवी पेशेंट को ऐसे देखने को मिलता है जिनमें एल्ब्यूमिन कम हो जाता है और ग्लोबिन ज़्यादा हो जाता है, वो टीवी वाले पेशेंट में होता है। ये हमने देख लिया प्लाज्मा में, कि प्लाज्मा प्रोटीन में ये एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन और फिब्रियोजन और प्रोथाइमिन होता है, ये हमने देख लिया। जो एल्ब्यूमिन होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, और जो ग्लोबिन होती है वो 4 प्रकार की होती है, IgG, M, D, A और E 5 प्रकार की होती है। और जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है वो G है, और सबसे बड़ी M होती है। और सिक्रीशंस होते हैं IgA, जो मदर मिल्क में होती है उसको हम सिक्रीशन IgA बोलेंगे, और E जो
एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लाज्मा में ब्लड सेल नहीं होती है, मैंने आपको बता दिया, इम्पोर्टेंट है। एवरेज हीमोग्लोबिन हम देखें तो मेल में होता है 14 से 16 mg और ग्राम पर, और फीमेल में होता है 12 से 14 ग्राम। ठीक है, इन्फेंट में लगभग 16 से ज़्यादा ही हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, फिर है हीमेटोक्रेट। हीमेटोक्रेट हम कैसे निकालते हैं, तो हीमोग्लोबिन -3%, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन हम कैसे निकालते हैं, हीमेटोक्रेट हीमोग्लोबिन इंटू 3% हीमोक्रेटेड ऑफ प्लेसेंटा। ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन कितना होता है, ब्लड डोनेशन 12.5 ग्राम होता है ब्लड डोनेशन। इरिथोपोइसिस डे ड्रग्स, इरिथोपोइसिस ड्रग्स किसको बोलते हैं, इरिथोपोइसिस ड्रग्स बोलेंगे आरबीसी को। किसको बोलेंगे, आरबीसी को। इरिथोपोइसिस जो ड्रग्स होती है वो आरबीसी की होती है, जिसको हम बोलते हैं इपोट्रीन। क्या बोलते हैं, इपोट्रीन अल्फा। क्या बोलते हैं, इपोट्रीन अल्फा या डार्बेप्रोटीन। क्या बोलते हैं, डार्बेप्रोटीन अल्फा बोल सकते हैं। सेकंड है डब्ल्यूबीसी, जिसको हम ल्यूकोपोएटिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ल्यूकोपोएटिक ड्रग्स, जो कि जिसमें होता है फिलग्रेस्टिन होता है। क्या होता है, फिलग्रेस्टिन एंड पेग फिलग्रेस्टिन ड्रग्स होती है। फिर थर्ड है प्लेटलेट, जिसको हम थम्बोपोएसिस बोल सकते हैं, थम्बोपोएटिक बोल सकते हैं, जो कि ओप्री वार्निंग के नाम से जाना जाता है। अब अगर हमारा क्वेश्चन आए कि इपोपोएटिन सीबीसी कैसे बढ़ेगी, मतलब इपोरिन की अल्फ़ा की हम जांच कैसे करेंगे, तो वो हमें पता चलेगा सीबीसी में, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन आता है। ठीक है, फिर है एसिटामिफिनोन चलती है, तो हमें क्या जांच करना है, एलएफटी जांच करनी है, एसिटाफिनोल चले तो। फिर है लिवोवोटिन, यानी कि प्लेटलेट्स देख लिए। एग्लूटिनेशन का मतलब क्या हो गया, एग्लूटिनेशन का मतलब हो गया प्लेटलेट्स का कम हो गया। लिवोट्रीन, यानी कि इसमें भी हम सीबीसी की जांच करेंगे। फिर है ब्लड डोनेशन थीम्स कब आई थी, 20 ईयर ऑफ कोलेन ब्रेजिंग गिविंग। ये आई थी 20 ईयर्स, मतलब 20 साल के जो थे ये कॉलेज ब्रेजिंग, इनमें आई थी। थैंक यू ब्लड डोनेट थे वो। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड में मतलब पूरे विश्व में ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है 14 जून को। कब मनाया जाता है, 14 जून को ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है। नेशनल ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। मतलब वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में तो मनाया जाता है 14 जून को, और नेशनल ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है 1 अगस्त को। और 14 फरवरी को क्या होता है, डोनेशन डे होता है। मतलब 14 फरवरी को हम कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, ब्लड करो, किडनी करो, कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, तो वो है डोनेशन डे मनाए जाते हैं 14 फरवरी को, जिसमें हम ऑर्गन, टिश्यू, बोन मेरो कुछ भी ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं उस दिन। वैसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक डे बना दिया है 14 फरवरी को, ये डोनेशन डे, ब्लड नहीं, डोनेशन डे सिर्फ। ठीक है, ब्लड डोनेशन मिनिमम एचबी होता है उसमें, मतलब कौन कर सकता है ब्लड डोनेशन, जिसमें हीमोग्लोबिन का लेवल 12.5 mg पर DL हो, वो डोनेट कर सकता है। टाइप ऑफ ब्लड डोनेशन में कौन कौन से आते हैं, ऑटोनोगस डोनेशन, यानी कि यूज़ प्लान्ड सर्जरी, इसमें पहले से जो प्लान्ड सर्जरी हो सकी है। ऑटो डोनस, यानी जिसमें सेल्फ का ब्लड सेल्फ में चढ़ाया जाएगा। तो ऑटो डोनस यानी कि मेरा ब्लड है, तो मैं पहले, जब मुझे पता है कि 1 महीने बाद मेरी सर्जरी होगी, तो मैं 35 दिन पहले ही अपना ब्लड डोनेट कर दूँ, फिर 5 वीक के बाद में सर्जरी होगी तो वो वापस काम आ जाएगा। ऑटोग्राफ का मतलब होता है सेल्फ, और
एलोग्राफ का मतलब क्या होता है, सेम ह्यूमन स्पीसीज, इसको हम हेमोग्राफ बोल सकते हैं। हेट्रोग्राफ का मतलब होता है अदर स्पीज। एक्सोग्राफ, आइसोग्राफ का मतलब होता है आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। फिर हम बैठते हैं हेमोलोगस डोनेशन का मतलब हो गया ब्लड डोनेट इन ब्लड बैंक में डोनेट करना। फिर है डिजीनेट डोनेशन, यानी कि ब्लड डोनेशन ऑफ फॉर ए सिंगल पार्टिकुलर पर्सन को डोनेट करना डिजीनेट डोनेशन कहलाता है। ब्लड सॉल्वेंस का मतलब क्या हो गया है, इट इज़ ए टाइप ऑफ ऑटोलोगस डोनेशन। ये क्या है, ये भी एक ऑटोलोगस डोनेशन है। इन दिस ड्यूरिंग सर्जरी ब्लड लॉस इन प्रिवेंशन बाय कलेक्शन एंड फिल्टरिंग एंड रीट्रांसफ़र प्रोसेस। ब्लड सॉल्वेंस का मतलब हो गया है, ये एक ऑटोलोगस डोनेशन है। इन दिस ड्यूरिंग सर्जरी में क्या होता है, ब्लड लॉस इस प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, कलेक्टिंग, फिल्ट्रेशन एंड रीट्रांसफर, जो पेशेंट है उसी का ही ब्लड उसको लगाना रीट्रांसफ्यूज़न प्रोसेस कहलाता है। अब है कंपेटेबिलिटी इनकम्पेटिबिलिटी कंसेप्ट। कंपेटिबिलिटी एंड इनकम्पेटिबिलिटी कंसेप्ट क्या होता है, कंपेटिबिलिटी एंड इनकम्पेटिबिलिटी कंसेप्ट, इसका मतलब क्या है, नीचे क्या है, सेल है, ऊपर क्या है, प्लाज्मा है ना। ए यानी कि ए यानी कि ब्लड सेल और बी यानी कि प्लाज्मा। ए और बी हो गया, ऊपर ए, नीचे ए ब्लड सेल, ऊपर क्या हो गया, प्लाज्मा। दोनों को हमने क्या किया है, क्रॉस मेज किया है। प्लाज्मा और ब्लड सेल को क्या किया है, क्रॉस मेज ब्लड सेल एंड प्लाज्मा को हमने क्रॉस मेज कराया। इफ़ ए ग्लूटिनेशन अकर, अगर ए ग्लूटिनेशन हो जाए, दोनों मिक्स होके फट जाए, दोनों में मैचिंग कराया हमने और क्रॉस मैच करवाया इसका और उसका ब्लड, यानी कि पेशेंट का ब्लड लिया और इधर से अपना ब्लड लिया, दोनों को क्रॉस मैचेस किया, जो हम बैंक से लेके आए वो ब्लड। अगर दोनों का क्रॉस मैच हो जाए और अगर वो ब्लड फट जाता है, एग्लूटिनेशन का मतलब होता है फटना, तो हम बोलेंगे इनकम्प्लीबिलिटी मतलब वो ब्लड हम उस पेशेंट को नहीं चढ़ा सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीबिलिटी। नॉट बीटी ट्रांसफ़र, बीटी यानी नॉट ट्रांसफ़र, अगर उसमें क्रॉस मैचिंग नहीं हो, इफ़ नॉट एग्लूटिनेशन अकर कंप्लीबिलिटी, तो हम क्या करेंगे, उसमें कंप्लीबिलिटी नहीं होती है उसमें, मतलब कि इफ़ वो फटता नहीं है, नॉट ग्लिटिनेशन यानी कि वो फटा नहीं है। इफ़ नॉट एग्लूटिनेशन, अगर नहीं फटा है, उसमें कंप्लीबिलिटी नहीं हुई है, तो वो रेडी टू बीटी यानी कि उसको चढ़ा सकते हैं हम ब्लड को। अब है एबीजी ग्रुप। अब हम देखेंगे, ये था लगाना और नहीं लगाना। अब हम पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप या आरएच ग्रुप, जो लैंड स्टेनर ने दिया था, ठीक है। सबसे पहले हम 3 ग्रुप हमको पता है, ए बी ओ, ठीक है। इसको हम याद कैसे करेंगे, ए बी ओ, ये तो ब्लड ग्रुप सबको ही पता ही होता है। ए बी ओ, तो ए से हमको याद कर देंगे, ए ओ क्या बोलेंगे, ए ओ, आओ, ऐसे याद कर सकते हैं, आओ। बी ओ और ओ ऐसे याद कर सकते हैं, यानी कि ए वाला और बी और सी मतलब कि ओ मान लिया, तो इन तीनों में ओ और जोड़ देना है, ठीक है। अगर फादर का ब्लड है ए और मदर का ब्लड है बी, इन दोनों को हमने क्या किया है, और ओ हमने साइड में रख लिया है, ठीक है। ए और बी, तो क्या क्या चांसेस है आने का चिल्ड्रन में, तो ए से ए आ जाएगा, ए से ए और ओ आ सकता है, और बी से बी और बी ओ आ सकता है, ठीक है। तो ए बी से क्रॉस मैच करवाए तो ए बी हो गया, ए को वापस ओ से करवाए तो ए ओ हो गया, और ओ को ओ से करवाए तो ओ बी हो गया, और फिर ओ हो गया। तो ए ओ और ए ओ और बी आ सकता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इसका रिज़ल्ट क्या हो गया, ए ओ बी।
ठीक है, क्या हो सकता है, बच्चे में ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है और ओ भी आ सकता है। अगर फादर और मदर ए, अगर फादर है जो ए है और मदर ओ है, तब ए बी नहीं आ सकता, बी तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। तो क्या आएगा, ए और ओ ही आएगा। ए आ सकता है, ओ आ सकता है, लेकिन अगर बी आ जाए तो ए बी और बी और ओ आने के चांसेस है, लेकिन ए ही हो तो बी आने के चांसेस नहीं है, और बी हो तो ए आने के चांसेस नहीं है। ठीक है, अब है ए बी ओ इनकम्पिलिबिलिटी। ए बी ओ इनकम्पिलिबिलिटी, इसको हम एक चार्ट से भी बताएंगे। ठीक है, इसमें हम क्या है, एक ये जो दिया हुआ है डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इससे हम याद कर सकते हैं इसको कैसे बनाना है। इसको कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। इसको हमें सबसे पहले ए और ए लिख लेना है। ठीक है, और इधर ओ और ओ लिख देना है, इधर ए बी लिख लेना है, ए बी। ठीक है, नीचे बी लिख लेना है। अब ओ से शुरू होना है, पहले इन दोनों के बीच में इंटरचेंज करवाना है सब जगह। ये एक दूसरे को तो दे सकते हैं ना, तो इंटरचेंज करवाना है। फिर ओ से सारी तीरें निकालनी है। ये इतना सिंपल सा हमें याद कर लेना है। ठीक है, तो ओ वाला ओ को दे सकता है, ए वाला ए को दे सकता है, बी वाला बी को और ए बी वाला ए बी को। तो ये हो गया इंटरचेंज। ठीक है, तो अब बी कैन डोनेट, बी किसको डोनेट कर सकता है, तो बी किसको दे सकता है, देखो बी वाला ए बी को दे सकता है, डोनेट तो कर ही सकता है क्योंकि उसमें बी भी है, और एक खुद को दे सकता है। ओ वाले को तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये रिसिप्ट किससे कर सकता है, तो ये ओ से और बी से रिसिप्ट कर सकता है। एक तो खुद से रिसिप्ट कर सकता है और एक ओ से रिसिप्ट कर सकता है। इसका ए बी का तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। फिर ओ वाला किसे डोनेट कर सकता है, तो ओ वाला देखो ओ को कर सकता है, ए को भी कर सकता है और बी को भी कर सकता है और ए बी को भी कर सकता है। तो ओ वाला सबको डोनेट कर सकता है, ए को, ओ को और ए बी को और बी को। यूनिवर्सल डोनर है, ओ नेगेटिव ज़्यादा अच्छा होता है, वो सबको डोनेट कर सकता है। और ये रिसीव किससे कर सकता है, इसके ऊपर एंटीजन एंटीबॉडी होते थे, तो ये मतलब कि सिर्फ रिसीव किससे कर सकता है, खुद से ही रिसीव कर सकता है। अब ए किसको डोनेट कर सकता है, तो ये ए वालों को डोनेट कर सकता है और ए बी वालों को डोनेट कर सकता है। ये ले किससे सकता है, तो ये ओ से ले सकता है और ए से ले सकता है। ओ पे क्यों ले सकता है, क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर है। और ए बी वाले किसको डोनेट कर सकते हैं, तो वो सिर्फ ए बी को ही डोनेट कर सकते हैं। लेकिन ये रिसीवर्स होते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर, तो ये ए से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं और ए बी से भी ले सकते हैं और ओ बी से भी ब्लड ले सकते हैं। फिर है हम बात करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव की, मतलब कि ब्लड होता है ना, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, वो कैसे ले सकते हैं। जो जो है ना प्लस होता है ना, यानी कि पॉजिटिव होता है, वो क्या होता है, लो भी होता है, वो सिर्फ अपने ही घर वालों को ही देगा, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव को ही देगा, नेगेटिव को नहीं दे सकता है। लेकिन जो नेगेटिव वाला होता है ना, वो बाहर वालों को दे सकता है, घर वालों को भी दे सकता है और बाहर वालों को भी दे सकता है। यानी कि नेगेटिव वाला ब्लड ले सकते हैं हम, मतलब पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से ले सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता है, ऐसे याद रखना है। प्लाज्मा में क्या होती है, एंटीबॉडी, और आरबीसी पे क्या होती है, एंटीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम याद करते हैं कैन डोनेट। तो डोनेट कौन कर सकता है, जो पॉजिटिव है वो डोनेट कर सकता है। और रिसिपेंट कौन हो सकता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिसिपेंट्स हो सकते हैं। यानी कि किसी का ब्लड पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो वो दोनों ही क्या हो गए, डोनेट करने वाले हो गए। मतलब रिसीव करने वाले कौन हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रिसीव कर सकते हैं, लेकिन डोनेट कौन कर सकता है, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव, अब हम देखेंगे पॉजिटिव वाला किसको डोनेट कर सकता है, कैन डोनेट। पॉजिटिव वाला किसको डोनेट कर सकता है, नेगेटिव वाले को डोनेट कर सकता है। और ये रिसीव किससे कर सकता है, मतलब घर वालों को नहीं देगा, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव से, मतलब ये पॉजिटिव
किसको डोनेट कर सकता है, तो नेगेटिव वाले को, जिसके ऊपर वो नहीं हो, एंटीजन नहीं हो, उसको डोनेट कर सकता है। और रिसीव किससे कर सकता है, ये रिसीव कर सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से रिसीव कर सकता है। उदारवादी होता है ये नेगेटिव वाला, कैन डोनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड कैन रिसीव ओनली नेगेटिव। रिसीव सिर्फ नेगेटिव से करता है ये, मतलब कि डोनेट, रिसीव ये सिर्फ से जो नेगेटिव वाला है वो डोनेट किसको कर सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को डोनेट कर सकता है, ठीक है। और रिसीव सिर्फ नेगेटिव से ही करता है, ठीक है। और नेगेटिव किसको डोनेट कर सकता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कर सकता है, हमने अभी पढ़ा था। और रिसीव केवल नेगेटिव से करता है। और जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से रिसीव कर सकता है, लेकिन देता सिर्फ किसको है, नेगेटिव वालों को देता है, पॉजिटिव को नहीं दे रहा है। यहाँ पे नेगेटिव वाला है जो पॉजिटिव और नेगेटिव को दे सकता है, ठीक है। ए कैन डोनेट, ए किसको डोनेट कर सकता है, तो ए को कर सकता है और ए बी को कर सकता है। और ए कैन रिसीव, रिसीव किससे कर सकता है, तो ए सिर्फ ए से रिसीव कर सकता है और ओ से कर सकता है। ए पॉजिटिव किसको डोनेट कर सकता है, ए पॉजिटिव किसको डोनेट कर सकता है, तो ए पॉजिटिव, एक तो ए पॉजिटिव को कर सकता है और ए बी पॉजिटिव को कर सकता है। और जो ए बी डोनेट तो ये कर सकता है, अपना ब्लड किसको दे सकता है, ए पॉजिटिव वालों को, और ए बी पॉजिटिव वालों को दे सकता है। और ए पॉजिटिव रिसिप्ट किससे कर सकता है, रिसिप्ट ये सिर्फ डोनेट तो ये ए वालों को भी कर सकता है और ए बी वालों को भी कर सकता है, लेकिन ये रिसिप्ट सिर्फ है ना ए प्लस वालों से, ए माइनस वालों से, और ओ बी प्लस और ओ बी सॉरी ओ बी क्या, ओ प्लस और ओ नेगेटिव, ए प्लस और ए माइनस, इनसे कर सकता है ये रिसीव, क्योंकि ओ तो यूनिवर्सल डोनर होता है तो ये उनसे रिसीव कर सकता है। और ए इसके अंदर खुद के अंदर है प्लस है तो ये माइनस को भी रिसीव कर लेगा और प्लस प्लस को भी कर लेगा। फिर है बी वाला, पी वाला कैन रिसीव एंड कैन डोनेट, तो ये रिसीव डोनेट करेगा प्लस वाले को, रिसीव करेगा माइनस वाले को। तो बी डोनेट किसको करेगा, तो बी वाले को और ए बी वाले को। रिसीव किससे करेगा, बी से और ओ से। तो बी 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 जो प्लस है यानी कि डोनेट है, कैन डोनेट किससे, बी प्लस और ए बी प्लस से। और कैन रिसीव किससे करेगा, तो बी से कर सकता है, बी प्लस और माइनस दोनों से रिसीव कर सकता है माइनस वाला। और ओ माइनस और ओ बी दोनों से डोनेट कर सकता है। 1 यूनिट में 350 यूनिट होता है। ब्लड कंपोनेंट्स, ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो देखेंगे हम। होल ब्लड में क्या क्या होता है, इट कंटेन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, एफएपी, क्रिप्टेप्टन एंड ऑल। क्रिप्टेप्टेड ऑल होता है। यूज्ड क्या होता है, हेमरेजिक में यूज़ कब किया जाता है ब्लड कंपोनेंट का, जब किसी का हेमरेज हो जाए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, एनीमिया पेशेंट है, तब हम ब्लड का यूज़ करते हैं ब्लड कंपोनेंट का। 1 यूनिट में कितना ब्लड होता है, 400 ml से 500 ml तक होता है। 350 तो जो डोनेट किया हुआ होता है वो ब्लड होता है, और 49 ml अलग होता है। 500 ml में 450 ml तो ब्लड होता है, 63 ml अदर्स होते हैं। 1 यूनिट ब्लड में अडल्ट में कितना होता है, अडल्ट का अगर हम वज़न निकालें तो मेल में 50 से 60, 50 से 60 पर केजी वेट होता है। फीमेल में 45 से 55 केजी वेट होता है। अगर मेल में 60 से ज़्यादा और फीमेल में 50 से ज़्यादा हो तब हमें 450 ml और 14% CPD लगाएंगे हम। 14% क्या लगाएंगे, CPD। 450 ml क्या लगाएंगे, ब्लड, अगर ज़्यादा ओबेस पेशेंट है तब। 1 यूनिट में कितना होता है, 400 ml, 399 ml भी बोल सकते हैं। 350 ml तो क्या हो गया अलग, 49 ml क्या हो गया प्लस अलग। अब 40% CPD होता है, CPDA होता है। 100 ml में कितना हो गया 14, और 200 ml में 28, और 300 ml में 42, और 500 ml में 49, ऐसे 1 यूनिट 450 ml प्लस 14
परसेंट क्या हो गया CPDA, और 450 ml में क्या हो गया 63 ml CPDA। ठीक है, 513 ml हो गया टोटल, एक यूनिट में कितना हो गया 500 ml। फिर है ना एंटी कोगुलेंट क्या क्या होता है, मतलब इनके अंदर एंटी कोगुलेंट क्या, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, जो हम CPDA लिख रहे थे, तो CPDA का मतलब क्या हो गया, C का मतलब हो गया सिट्रेट, जो क्या होता है धनायन चार्ज होता है सिट्रेट, जिसको हम एंटी कोगुलेंट भी बोलते हैं सिट्रेट। P मतलब हो गया फास्फेट, D मतलब हो गया डेक्सट्रोज, A यानी मतलब हो गया एडेलिनीन, और डेक्सट्रोज क्या करता है, ये एनर्जी का और ATP का फॉर्म करता है, ये तीनों यही काम करते हैं लगभग। एडेलिनीन में क्या क्या होता है, DNA में क्या क्या, ये भी चेंज होगा एडेलिनीन के साथ, A का T, C का G, A का U और C का G, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ऐसे। फिर है स्ट्रॉन्ग टाइम, स्ट्रॉन्ग टाइम क्या रहे, स्टोरेज टाइम कितना होता है ब्लड का, तो 35 डेज़, यानी कि ये सारे ऑप्शंस गलत है, 35 डेज़ राइट है। स्टोरेज टाइम कितना होता है ब्लड का 35 डेज़। ठीक है, अब हम जो पढ़ रहे थे CPDA, जिसको हम क्या बोलते हैं मदर वेग, क्या बोलते हैं मदर वेग, जिसमें मेन ब्लड होता है, मदर वेग बोल सकते हैं, होल ब्लड बोल सकते हैं, CPDA, जिसमें 350 ml ब्लड हो सकता है या 400 ml हो सकता है, जिसको 35 डे तक रख सकते हैं, यानी कि 5 वीक तक रख सकते हैं। इसमें ओनली CPDA होता है, इसलिए 35 दिन तक रहता है। इसके अंदर पैक्ड RBC, प्लेक्ड WBC होती है, और कंपोनेंट ऑफ ब्लड में CPDA के साथ में अगर SAGM यानी कि S यानी सेलाइन, A यानी एडेलिन, G यानी ग्लूकोज और M यानी मैनिटोल ये जुड़ जाए, तब इसको 42 दिन तक रख सकते हैं, यानी कि 1 वीक ज़्यादा एक्स्ट्रा रख सकते हैं, 6 वीक। पहले कितना 5 वीक था, अब 6 वीक रख सकते हैं। पहले 35 दिन था, अब हम 42 दिन तक रख सकते हैं ब्लड को पैक्ड RBC में। एक्स्ट्रा अगर हम SAGM डाल दे तो, सिलाइन, एडेलिन, ग्लूकोज और मैनिटोल डाल दे तो। ठीक है, होल ब्लड में कितना होता है, ट्रांसफ्यूज़न टाइम होता है 2 से 4 घंटे। ट्रांसफ्यूज़न टाइम कितना होता है 2 से 4 आवर। मैक्सिमम टाइम कितना होता है 4 आवर। टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग स्टोरेज 2 to 6 सेल्सियस। होल ब्लड का मतलब क्या हो गया, जिसको हमें ट्रांसफ्यूज़न करना है, अगर किसी पेशेंट में चढ़ाना है तो 2 से 4 घंटे के अंदर चढ़ाना है। मैक्सिमम हम 4 घंटे तक चढ़ा सकते हैं, क्योंकि फिर उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। इसको स्टोरेज करना होता है ब्लड को हमें 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट है पैक्ड RBC, इसको हम 1 यूनिट में कितना होता है 20 ml होता है। इसको भी स्टोरेज टाइम होता है 42 दिन, और स्टोरेज टेम्परेचर 2 से 6 सेल्सियस होता है। इसको ट्रांसफ्यूज़न टाइम होता है 4 से 6 घंटे। इफ़ेक्टिवनेस ऑफ रिज़ल्ट में हीमोग्लोबिन के अंदर 1 ग्राम पर DL इंक्रीज़ होना चाहिए, और HC हीमेटोक्रेटेड 2 से 4% इंक्रीज़ होना चाहिए 4 आवर के अंदर। तब तो हमारा क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इफ़ेक्टिव है। पैक्ड प्लेटलेट में RDP और SPD। स्टोरेज 5 डेज़ हमने पढ़ लिया। टेम्परेचर स्टोरेज 22 से 24। ट्रांसफ्यूज़न टाइम हो गया 15 से 30 मिनट। किसमें प्लेटलेट स्टोरेज टाइम कितना है 5 दिन का। और प्लेटलेट स्टोरेज टेम्परेचर कितना है, प्लेटलेट को कितने टाइम स्टोरेज करना चाहिए टेम्परेचर पे 22 से 24, और इसको ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हैं हम 12 से 30। अब है RDP और SDP, सिंगल डोनेट। RDP में क्या है फर्स्ट यूनिट 50 ml, और SDP में क्या है फर्स्ट यूनिट में 250 ml। इसमें क्या होता है RDP में चेरिप्स होता है, SDP में एक्सक्लूसिव होता है। 1 यूनिट में 5 से 10%, इसमें 1 यूनिट में 40 से 50% होता है। ये लेस्ट इफ़ेक्टिव होता है, वो मोस्ट इफ़ेक्टिव होता है। फिर है FFV, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा वॉल्यूम
एक्सपेंडेड, इसमें क्या होता है, लैक ऑफ ब्लड सेल होती है, कंटेन क्लोटिंग फैक्टर एंड प्लाज्मा, यूजफुल इन शॉक टू रिप्लेस अर्ली ब्लड वॉल्यूम 1 यूनिट 250 ml, स्टोरेज टाइम कितना हो जाएगा, -20 -30 -40 सेल्सियस पे हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा स्टोरेज कर सकते हैं। 1 यूनिट में कितना आता है, ये 250 ml आता है, ठीक है। इसमें लैक ऑफ ब्लड सेल होती है क्योंकि इसमें फ्रेश प्लाज्मा ज़्यादा होती है, यूजफुल इन स्ट्रोक टू रिप्लेस अर्ली ब्लड वॉल्यूम में काम आता है। इसमें टाइम स्टोरेज 1 ईयर तक हम कर सकते हैं क्योंकि ये फ्रेश प्लाज्मा है। ये क्या होता है, ट्रेवलिंग होता है, ट्रेवलिंग मतलब ट्रेविंग बोल सकते हैं इसको, ट्रेवनिंग यानी कि ठोस मात्रा में होता है, इसमें द्रव में बदला जाता है। इसको विद इन 2 आवर में इसको ट्रांसप्लांट करना होता है, ट्रांसफ्यूज़न करना होता है, ट्रांसफ्यूज़न करना होता है। क्रियोप्रेसिपिटेट में क्या होता है, यूज़ इन रॉयल डिजीज। जो क्रियोप्रेसिपेंट है इसको यूज़ किया जाता है रॉयल डिजीज़ के अंदर, यूज़ इन हीमोफीलिया में यूज़ किया जाता है। रॉयल डिजीज़ का मतलब होता है हीमोफीलिया ए। कंटेन होता है इसके अंदर मतलब कंटेन क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर 1 और 8। तो ये हीमोफीलिया के पेशेंट में लगाया जाता है। इसको पेरिसिपिटेंट कहते हैं, सम एज एफ बोलते हैं, ठीक है। यूनिट होती है इसमें 20 mmSg। ये था, अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।